गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मुनीस नैन, आपका ज्योग्राफी लेक्चरर। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम हमारी 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले हम अपनी भूगोल की जो दो पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट बुक है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। जो सेकंड बुक है हमारी वो है आपकी भारत भौतिक पर्यावरण। तो आज हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी सेकंड बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, यही सारे के सारे चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। जो 9th क्लास की आपकी पुस्तक थी ज्योग्राफी की और जो +1 क्लास की है, इन दोनों के सेम चैप्टर हैं। आगे आने वाले समय में वो सभी स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है भूगोल एक विषय के रूप में। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आप पहले भी 6 to 10 क्लास ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ के आ चुके हो। आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट 6 to 10 क्लास में भी था, लेकिन आपके पास माध्यमिक स्तर या हम कह सकते हैं 10th क्लास तक आप जो भूगोल पढ़ते थे या ज्योग्राफी पढ़ते थे उसकी जो स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, वो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के एक पार्ट के रूप में करते थे। तो हम जान लेते हैं 10th क्लास में थोड़ी आपके पास कौन कौन सी बुक थी सोशल साइंस की। तो पहली थी आपकी समकालीन भारत 2। समकालीन भारत 2 जो ये पुस्तक थी यह आपके भूगोल का भाग थी। इसमें आप पढ़ के आए हो जैसे संसाधन क्या होते हैं, वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग इत्यादि। उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक थी सोशल साइंस की वो थी आपकी लोकतांत्रिक राजनीति। इसके अंतर्गत आप जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके बारे में स्टडी की है आपने। उसके बाद में थर्ड बुक थी आपकी भारत और समकालीन विषय भाग 2। ये बुक थी आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी। उसके बाद में जो फोर्थ बुक थी आपकी वो थी आपकी आर्थिक विकास की समझ। ये आपकी जो बुक थी ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। तो 10th क्लास में आप इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे एक ही बुक में। जैसे सोशल साइंस एक पेपर होता था, इन सभी के थोड़े थोड़े पार्ट उसमें शामिल किए जाते थे। लेकिन अब आप +1 क्लास से इन सभी सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आप चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट इनमें से ले सकते हैं। तो अब हम जो सोशल साइंस के पार्ट थे उनको अलग अलग स्टडी करेंगे और भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। तो उसके बाद अब फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं भूगोल एक विषय के रूप में। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। अंग्रेजी भाषा में भूगोल को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। जो आपका ज्योग्राफी है, अंग्रेजी भाषा का ज्योग्राफी ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या है? ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन से हैं? फर्स्ट है आपका जियो और सेकंड है ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। तो जियो का मीनिंग क्या होता है? जियो होती है आपकी अर्थ और ग्राफोस होता है टू डिस्क्राइब। तो अगर हम हिंदी में कहें तो जियो क्या हो गई? हमारी पृथ्वी, और ग्राफोस हो गई वर्णन करना। तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना। तो सरल शब्दों में भूगोल क्या है?
पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो पृथ्वी को सदा, अब ये तो पूरी डेफिनेशन नहीं बनती है इसकी, तो पृथ्वी को सदा ही मानव के आवास के रूप में देखा जाता है कि मनुष्य इस पर निवास करता है, इस पर क्रियाएं करता है, इसके साथ जो भी चेंज करता है इसके ऊपर। अतः इस दृष्टि से हम इसकी सही परिभाषा क्या देंगे कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो अब ये तो थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अलग अलग भूगोलवेता थे, जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो हम इसकी एक या दो राइटर है जो उनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। पहली है आपकी रिचर्ड हार्टसॉन के अनुसार। तो रिचर्ड हार्टसॉन क्या कहते हैं कि धरातल की प्रादेशिक या अक्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना ही भूगोल है। कि धरातल पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है और उन सभी की व्याख्या करना ही क्या है, भूगोल है। कि आप भी देखते हो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग मिलता है, कहीं पर पर्वत पाए जाएंगे, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, तो ये क्षेत्रीय भिन्नताएं हो गई। कहीं पर कोई फसल पैदा उगाई जाती है, कहीं पर कोई उगाई जाती है, तो ये भी आपकी क्षेत्रीय भिन्नता ही हो गई। किसी क्षेत्र में कैसे वस्त्र डाले जाते हैं, किसी में कैसे, आपका खान पान भी आप देखते हो, एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो भी आप खाते हैं वो भी चेंज हो जाता है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है स्ट्रैबो के अनुसार। तो स्ट्रैबो क्या कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विषय के बारे में ज्ञान देना है। आकाशीय पिंडों का, आकाश में आपके जो भी सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, जो ये सब कुछ पाया जाता है, इनकी स्टडी करना है। पृथ्वी के ऊपर जो स्थल भाग है, स्थल के ऊपर ही आपके ये पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, हम निवास करते हैं। उसके बाद है महासागर, कि हमारा जो जलीय भाग है, जलीय भाग में जो जीवन पाया जाता है, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ पाई जाती हैं, अन्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके अंदर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जीव जंतु, जो धरातल के ऊपर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पतियाँ, मतलब कि जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। कि धरातल के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है, उन सभी के बारे में स्टडी करना ही क्या है, भूगोल है। तो ये तो थी इसकी दो डेफिनेशन। उसके बाद तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एक यूनानी, या हम कह सकते हैं ग्रीक। ग्रीस और यूनानी ये एक ही है, आप यूनानी भी यूज कर सकते हो या ग्रीस भी यूज कर सकते हो। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एक ग्रीक विद्वान थे, इरेटास्थेनीज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक ग्रीक या यूनानी विद्वान इरेटास्थेनीज ने। ये एक मैथमेटिशियन थे। ये तो थी आपकी ज्योग्राफी की डेफिनेशन। हमने क्या पढ़ा? भूगोल किसे कहोगे, क्या है, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए भूगोल। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ही हम निवास करते हैं, तो हमारे, या हम कह सकते हैं मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है उस सभी के बारे में जानकारी रखनी आवश्यक है। जो पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग
जो हम मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, महासागर हो गए, जो स्थल भाग हो गए, इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें भूगोल को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जो वर्षा होने के कारण क्या है, चक्रवात क्यों आते हैं, हमारे आसपास जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, इन सभी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो सभी हमें भूगोल से प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, मान लीजिए आप कहीं जॉब लग जाते हो या आप कहीं सरपंच एमसी वगैरह कोई आपको ऐसा मौका मिले कि आप किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट कर सकें, तो बिना भूगोल की जानकारी के आप उस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए हमें उस क्षेत्र के भूगोल के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज संसाधन पाए जाते हैं, कितने लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, कितनी जनसंख्या काम कर सकती है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का धरातल कैसा है, उस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, प्राथमिक क्रियाएं अधिक हैं, कृषि से संबंधित हैं, द्वितीयक हैं कि आपकी इंडस्ट्री वगैरह हैं, तृतीयक या चतुर्थक सेवाएं कौन सी की जाती हैं। अगर हमें इन सब बातों के बारे में जानकारी है तभी हम किसी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और इन सब के बारे में हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है, वो पता चलता है हमें भूगोल विषय को पढ़कर। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के भूगोल से प्रभावित होती है कि हमारे यहाँ पर अगर अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे कृषि के लिए अच्छी मिट्टी है, तो हमारे यहाँ पर इनकम ज़्यादा प्राप्त होगी लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। अलग अलग धर्मों के लोगों की मान्यताएं उत्पत्ति को भी उस स्थान की भौगोलिक दशाएं प्रभावित करती हैं कि अलग अलग धर्मों के जो मान्यताएं हैं वो कैसे प्रभावित होती है भूगोल से। जैसे हम देखते हैं हमारे हिंदू धर्म में मोस्टली हम जब भी देखते हैं, देखिए सूर्य नमस्कार, नदियों में स्नान करने की ये परंपराएं चली आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारा भूगोल ही ऐसा है, हमारे चारों ओर नदियाँ फैली हुई हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो है लोग उनमें स्नान करने की या पौराणिक धर्मों में उन चीज़ों को लिया गया है। जैसे हम ले लेते हैं मुस्लिम देश हैं, तो मुस्लिमों की उत्पत्ति जैसे हम कह देते हैं कि अरब देशों से हुई है। वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र थे, तो मरुस्थलों में धूल भरी आंधियाँ ज़्यादा आती थी, तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, अपने पूरे शरीर को ढक कर रखते थे। तो इस तरह से लोगों के जो धर्मों की मान्यताएं हैं ये भी भूगोल से प्रभावित होती है। अब खाने के लिए देख लेते हैं, जो मरुस्थलों में खाने के लिए क्या है, वहाँ पर इतनी आपकी कृषि नहीं की जाती है, मिट्टी नहीं है अनुकूल, ना बारिश होती है, तो इसीलिए वो क्या है, मीट वगैरह खा लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर शाकाहारी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर फसलें पैदा होती हैं, लोगों को अनाज मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग शाकाहारी पाए जाते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए हमें भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए। तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए भी आपको भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें वर्तमान में फैली पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है तो उसके लिए हमें भूगोल विषय का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त भूगोल के ज्ञान की आवश्यकता केवल पृथ्वी के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है कि आपको सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही जानकारी मिलेगी। इस विषय का दायरा बहुत बड़ा है क्योंकि यह आपके सभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है। तो यह विषय अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष के बारे में ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, आपकी आकाशगंगाएं हो गई, तारे हो गई, इनके निर्माण से लेकर राजनीतिक विज्ञान, आपके इतिहास, आपका जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथ, आप कह सकते हैं मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, भौमिकी, भूआकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान, जो आपकी जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र,
समाजशास्त्र, भूविज्ञान आदि किसी न किसी सब्जेक्ट से कहीं न कहीं से जुड़ा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भूगोल सभी विषयों का केंद्रीय बिंदु है, कि सभी विषयों का केंद्रीय बिंदु है। उन सभी की जो मुख्य मुख्य बातें सारी की सारी भूगोल में शामिल की गई हैं, जो सभी विषयों को एक साथ जोड़कर उनका अध्ययन करता है। नेक्स्ट है अनेक स्थानों पर पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए, कि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उस पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सतलाकृतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग लोग पाए जाते हैं। तो उन विभिन्नताओं के कारणों की खोज करने के लिए भी हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5वां पॉइंट है कि ग्लोब को समझने। ग्लोब क्या होता है? जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक छोटा रूप ही ग्लोब है। वैसे तो आपकी पृथ्वी क्या है, आप कह सकते हो कि गोलाकार पृथ्वी कहते हैं, तो उस पूरी पृथ्वी को ऐसे तो देखा नहीं जा सकता, तो उसी पृथ्वी का जैसा उसकी एक छोटी आकृति बनाई गई, उसे क्या कहा गया है? ग्लोब कहा गया है। तो ग्लोब को समझने के लिए वह धरातल के दृश्य ज्ञान कि धरातल को आप देखकर बता सकें ये कौन सी सतलाकृति है, इसकी कुशलता विकसित करने के लिए भी आपको भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र बनाने आदि, ये सभी जानने के लिए आपको भूगोल पढ़ना आवश्यक है। देखिए इनमें जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है और संगणक मानचित्र कला क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। तो ये क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? किसी भी टारगेट एरिया की मैपिंग की जाती है। उस टारगेटिंग एरिया की मैपिंग कर ली जाती है। उसके बाद उससे प्राप्त जो डाटा हमें मिलता है उसको हम ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ कंप्यूटर के अंदर वो डाटा डाला जाता है और उस पूरे क्षेत्र के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तो इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस में किया जाता है? अर्थ साइंस में, आपकी खेती के लिए, डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर साइंस के लिए, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग करने के लिए, किसी एरिया की मैपिंग करने के लिए, मोबाइल आदि क्षेत्रों में हो रहा है। तो इससे संबंधित कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे इरडास हो गया, ArcGIS इत्यादि हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि अब की बार इतनी बारिश ज़्यादा हो गई, फसलें ख़राब हो गई, तो उनकी स्टडी किसकी सहायता से की जाती है? GIS की सहायता से की जाती है आपकी। दूसरा है आपका कंप्यूटर कार्टोग्राफी, संगणक मानचित्र कला। तो कार्टोग्राफी क्या होती है? मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान कार्टोग्राफी या मानचित्र कला कहलाता है। तो कंप्यूटर कार्टोग्राफी क्या हो जाएगी? कंप्यूटर की सहायता से मानचित्रों को बनाना, वह मानचित्र बनाने की विधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? संगणक मानचित्र कला कहलाता है।